5 अगस्त 2019 भारतीय इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने 70 साल पुरानी एक राजनीतिक और संवैधानिक हकीकत को हमेशा के लिए बदल दिया। एक फैसला जिसने जम्मू कश्मीर का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी पहचान से जुड़ी बहसों को भी एक नया मोड़ दे दिया। और उस फैसले के केंद्र में था आर्टिकल 370। ये सिर्फ संविधान का एक अनुच्छेद नहीं था बल्कि एक पूरी व्यवस्था थी। हाँ। एक ऐसा इंतजाम जो अस्थायी होने के वादे के साथ शुरू हुआ लेकिन वक्त के साथ इतना स्थायी हो गया कि उसे हटाना मतलब लगभग नामुमकिन लगने लगा था। सही कहा आपने। हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऑडियो स्क्रिप्ट है जिसका शीर्षक है आर्टिकल 370 फ्रॉम स्पेशल स्टेटस टू नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये अस्थायी प्रावधान इतना लंबा कैसे चला, इसने जमीन पर लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित किया और फिर 2019 में ऐसा क्या हुआ कि इसे एक झटके में खत्म कर दिया गया। इसे समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, 1947 की उस उथल-पुथल में जहां इस अनोखे प्रावधान की नींव रखी गई थी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। 1947 में जब देश आजाद हो रहा था और रियासतें भारत या पाकिस्तान में विलय कर रही थीं, तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह एक अलग ही कश्मकश में थे। वो एक आजाद मुल्क का सपना देख रहे थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों के हमले ने, आप कह सकते हैं, पूरा खेल बदल दिया। जब हमलावर श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच गए तो महाराजा के पास भारत से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और तब उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत किए। हाँ, लेकिन उस वक्त के हालात बहुत असाधारण थे। युद्ध चल रहा था, मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका था। और इन्हीं असाधारण हालातों की वजह से आर्टिकल 370 का जन्म हुआ, एक तरह की विशेष व्यवस्था के तौर पर। बिल्कुल। इस विश्लेषण के मुताबिक ये एक पुल बनाने की कोशिश थी, एक संवैधानिक पुल। अच्छा। जो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ेगा, लेकिन साथ ही उसकी स्वायत्तता और पहचान को लेकर जो चिंताएं थीं, उन्हें भी दूर करेगा। तो मतलब रक्षा, विदेश मामले और संचार को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने के लिए भारतीय संसद को राज्य सरकार की सहमति की जरूरत थी। और सबसे अहम बात, इसे संविधान में एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था। ये अस्थायी शब्द ही शायद इस कहानी का सबसे बड़ा किरदार है। संविधान बनाने वालों की सोच तो यही रही होगी कि जब हालात सामान्य होंगे तो ये प्रावधान खत्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर भारत के बाकी राज्यों जैसा ही बन जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। जो मटेरियल हमारे पास है वो इशारा करता है कि ये अस्थायी शब्द कानूनी किताब में तो लिखा रह गया, लेकिन राजनीतिक हकीकत में इसके मायने धुंधलाते चले गए। मतलब ये एक कानूनी शब्द से ज्यादा एक राजनीतिक उम्मीद बन गया और एक भावनात्मक मुद्दा भी, जिसे हर पक्ष अपने अपने हिसाब से परिभाषित करता रहा और ये 70 साल तक चलता रहा। तो एक मिनट, इस विशेष दर्जे का मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि संसद के कानून वहां सीधे लागू नहीं होंगे। नहीं, इसके और भी गहरे मायने थे। मैंने सुना है कि उनका अपना संविधान और अपना झंडा भी था। आज के दौर में तो ये सोचना भी अजीब लगता है। बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था जो 1957 में लागू हुआ, उनका अपना अलग झंडा था। ये चीजें सांकेतिक तौर पर एक अलग पहचान को मजबूत करती थी। लेकिन आम नागरिक की जिंदगी पर इसका असर क्या था? वो कहीं ज्यादा गहरा था। वो कैसे? मतलब एक आम कश्मीरी की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता था? यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 35A का जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में कम बात होती है। अच्छा। आर्टिकल 35A को 1954 में एक राष्ट्रपति आदेश के जरिए जोड़ा गया था और इसे शक्ति आर्टिकल 370 से ही मिलती थी। ये आर्टिकल राज्य की विधायिका को ये तय करने का अधिकार देता था कि वहां का स्थायी नागरिक कौन होगा और उन्हें क्या विशेष अधिकार मिलेंगे। अच्छा, तो जमीन खरीदने पर पाबंदी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जैसे नियम इसी आर्टिकल 35A के तहत आते थे। सही पकड़ा। यही वो प्रावधान था जो बाहर के किसी भी भारतीय नागरिक को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने या बसने से रोकता था। इसका उद्देश्य तो स्थानीय संस्कृति की रक्षा करना बताया गया था। हाँ, घोषित उद्देश्य तो यही था। लेकिन इस ऑडियो स्क्रिप्ट में एक दिलचस्प तर्क दिया गया है। ये तर्क है कि इस प्रावधान ने अनजाने में एक इंसुलर इकोनॉमी, यानी एक बंद अर्थव्यवस्था बना दी। एक बंद अर्थव्यवस्था? मतलब जो बाहरी प्रतिस्पर्धा, निवेश और नए विचारों से काफी हद तक कटी रही। ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब पहचान की रक्षा करने वाला कवच ही विकास में रुकावट बन गया। स्रोत इसी विरोधाभास की तरफ इशारा करता है।
और इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था। सामाजिक स्तर पर भी था। हाँ, सामाजिक स्तर पर भी इसके गंभीर परिणाम हुए। मिसाल के तौर पर अगर कोई कश्मीरी महिला राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती थी तो वो न सिर्फ अपनी जमीन जायदाद का हक खो देती थी, अरे बल्कि उसके बच्चों को भी स्थायी नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। मतलब देश के बाकी हिस्सों में महिलाओं को जो अधिकार मिल रहे थे वो वहां लागू नहीं थे। ये तो समानता के अधिकार का सीधा उल्लंघन लगता है। बिल्कुल, और सिर्फ महिलाओं के अधिकार ही नहीं, दलितों और वंचितों के अधिकारों का भी यही हाल था। अच्छा। हमारे स्रोत में वाल्मीकि समुदाय का एक बहुत मार्मिक उदाहरण दिया गया है। 1957 में उन्हें सफाई कर्मचारी के तौर पर पंजाब से जम्मू लाया गया था। दशकों तक वे और उनकी पीढ़ियां वहीं रही, लेकिन आर्टिकल 35A की वजह से उन्हें कभी स्थायी नागरिक का दर्जा नहीं मिला। क्या मतलब वो वोट नहीं डाल सकते थे? वोट नहीं डाल सकते थे, उनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकते थे और सफाई कर्मचारी के अलावा कोई और सरकारी नौकरी नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब एक ही देश में दो तरह के नागरिक। कानूनी तौर पर तो नहीं, लेकिन व्यावहारिक तौर पर हालात कुछ ऐसे ही थे। शिक्षा का अधिकार, RTE जैसा क्रांतिकारी कानून पूरे देश में लागू हुआ, पर जम्मू कश्मीर में नहीं। तो एक ऐसी स्थिति बन गई जहां एक तरफ विशेष दर्जे की बात थी और दूसरी तरफ हजारों लोग अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित थे। जो सुरक्षा कवच बनाया गया था वो कई लोगों के लिए एक पिंजड़ा बन गया था। और इसी पृष्ठभूमि में अलगाववाद और आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमाई। क्या स्रोत इन दोनों के बीच कोई सीधा संबंध बताता है? स्रोत सीधे तौर पर कारण और परिणाम का रिश्ता तो नहीं बताता, लेकिन एक गहरे मनोवैज्ञानिक असर की ओर जरूर इशारा करता है। कैसा मनोवैज्ञानिक असर? इस विश्लेषण के मुताबिक आर्टिकल 370 ने एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दिया जो जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग मानने के बजाय एक विवादित मुद्दा मानती थी। अच्छा, इस अलग होने के एहसास ने? हाँ, इस अलग होने के एहसास ने अलगाववादी ताकतों को एक वैचारिक जमीन दी, जिसका फायदा सीमा पार से भी उठाया गया। और इसका नतीजा दशकों की हिंसा और पीड़ा के रूप में सामने आया। ये किसी एक समुदाय की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन हिंसा के उस दौर में अनगिनत मुस्लिम परिवारों ने भी अपने लोगों को खोया। सही बात है। और विकास की दौड़ में पिछड़ गए लद्दाख के लोगों की अपनी शिकायतें थीं। ये एक साझा दर्द की कहानी है। और दशकों तक ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रही। हाँ, ये तनाव बना रहा और फिर 70 साल बाद सरकार ने इस संतुलन को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कर लिया। हम वापस 5 अगस्त 2019 पर आ गए। उस दिन जो हुआ वो एक राजनीतिक भूकंप जैसा था, लेकिन सरकार ने ये किया कैसे? आर्टिकल 370 को हटाना तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प कानूनी मोड़ आता है। सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने के लिए किसी नए कानून का सहारा नहीं लिया, तो फिर बल्कि खुद आर्टिकल 370 के ही एक क्लॉज का इस्तेमाल किया। एक मिनट, ये तो सुनने में बहुत जटिल लगता है। मतलब उसी हथियार का इस्तेमाल किया गया जिसे खत्म करना था? हाँ, कुछ ऐसा ही। आर्टिकल 373 ये कहता था कि राष्ट्रपति चाहें तो इस अनुच्छेद को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें राज्य की संविधान सभा की सिफारिश लेनी होगी। पर मुश्किल तो ये थी कि राज्य की संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। बिल्कुल। तो सरकार ने इसकी एक नई व्याख्या की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का मतलब आज के समय में राज्य की विधानसभा है। और क्योंकि उस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन था, तो विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास थी। अच्छा, तो संसद ने खुद ही अपनी तरफ से राष्ट्रपति को सिफारिश भेज दी। ये तो एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं विवादास्पद कानूनी रास्ता था। बिल्कुल, ये एक मास्टर स्ट्रोक भी था और एक बड़ा विवाद का कारण भी। इसी रास्ते का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया। और उसके तुरंत बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। हाँ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश हुआ, जिसने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जाहिर है इस पे रिएक्शन भी बहुत जबरदस्त आया होगा। 2 बिल्कुल अलग अलग खेमे बन गए। जो लोग इसके समर्थन में थे, उनका सबसे बड़ा तर्क क्या था? समर्थकों का मुख्य तर्क था एक देश एक संविधान। उनका मानना था कि आर्टिकल 370 भारत की एकता में एक मनोवैज्ञानिक बाधा था
और इसने अलगाववाद को बढ़ावा दिया था। और विकास का भी एक बड़ा तर्क था। हाँ, दूसरा बड़ा तर्क विकास का था कि अब बाहरी निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे और कश्मीर भी देश की आर्थिक मुख्यधारा से जुड़ेगा। और तीसरा सामाजिक न्याय का। अच्छा, मतलब महिलाओं और दलितों के अधिकार। हाँ, कि अब महिलाओं, दलितों, वाल्मीकि समुदाय और अन्य वंचितों को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अब तक उन्हें नहीं मिले थे। वहीं जो लोग इसके विरोध में थे, उनकी चिंताएं भी बहुत गहरी थीं। उनकी सबसे बड़ी चिंता पहचान और स्वायत्तता को लेकर थी। उन्हें डर था कि बाहर के लोगों के आने और जमीन खरीदने से कश्मीर की खास जनसांख्यिकी और संस्कृति बदल जाएगी। और भरोसा टूटने का भी एक तर्क था। हाँ, उनका दूसरा तर्क यही था। उनका कहना था कि आर्टिकल 370 विलय की शर्तों का एक हिस्सा था, एक तरह का वादा था जिसे एक तरफा तरीके से तोड़ दिया गया। तो एक तरफ राष्ट्रीय एकता का तर्क है और दूसरी तरफ पहचान की चिंता और ऐतिहासिक वादे की चिंता। ये महत्वपूर्ण है कि हम इन दोनों दृष्टिकोणों को समझें। तो आज की हकीकत क्या है? इस बदलाव को कुछ साल हो गए हैं। क्या जमीन पर वो बदलाव दिख रहे हैं जिनका वादा किया गया था? जो विश्लेषण हमारे पास है उसके मुताबिक तस्वीर मिली जुली है, लेकिन बदलाव साफ दिख रहे हैं। जैसे प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव यह आया है कि केंद्र सरकार की लगभग 980 योजनाएं अब सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में लागू हो रही हैं, जिसका फायदा सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश का क्या? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा वादा था। इस मोर्चे पर काफी तेजी दिखाई दे रही है। स्रोत में जिक्र है कि सड़कों, सुरंगों जैसे जोजिला टनल और बिजली परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और निवेश के प्रस्ताव? सरकार का दावा है कि 2019 के बाद से अब तक रिकॉर्ड निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। पर्यटन में भी भारी उछाल देखा गया है। इसके अलावा IIT और IIM जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी खोले गए हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती अभी भी सुरक्षा और लोगों के बीच विश्वास बहाल करने की है। टारगेटेड किलिंग्स की घटनाएं दिखाती हैं कि आतंकवाद की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरा, एक राजनीतिक शून्य की स्थिति है, क्योंकि अभी तक विधानसभा के चुनाव नहीं हुए हैं। लोकतंत्र की बहाली एक अहम कदम होगा। बिल्कुल। और तीसरा, लोगों के मन में अपनी पहचान और जमीन को लेकर जो आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करना एक लंबी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर इतिहास इस फैसले को कैसे देखेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतिहास किसी एक दिन के फैसले से नहीं, बल्कि उसके दशकों तक पड़ने वाले असर से लिखा जाता है। सही बात है। लेकिन एक बात साफ है, जैसा कि इस ऑडियो स्क्रिप्ट में कहा गया है, आर्टिकल 370 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं था। ये भारत के संघीय ढांचे, उसकी विविधता और राष्ट्रीय एकता की एक बहुत जटिल और लंबी परीक्षा थी। और 5 अगस्त 2019 का फैसला उस परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हमने आर्टिकल 370 की पूरी यात्रा को समझा। कैसे एक अस्थायी पुल बनने के इरादे से शुरू हुआ ये प्रावधान धीरे धीरे एक भावनात्मक और राजनीतिक दीवार सा बन गया। हमने इसके तहत मिले विशेष दर्जे, उसके सामाजिक आर्थिक परिणामों और फिर 2019 में इसे खत्म करने के पीछे के तर्कों को भी देखा। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जमीन पर क्या बदल रहा है और कौन सी चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि संविधान के पन्नों पर लिखे कुछ शब्द कैसे एक पूरे क्षेत्र की नियति को पीढ़ियों तक आकार दे सकते हैं। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाता है। स्रोत ये साफ करता है कि आर्टिकल 370 को अस्थायी माना गया था। हाँ। लेकिन जब कोई अस्थायी राजनीतिक समाधान इतनी लंबी अवधि यानी 70 सालों तक खिंच जाता है, तो क्या वो अपने मूल उद्देश्य से भटक कर खुद एक नई और कहीं ज्यादा जटिल समस्या का स्रोत नहीं बन जाता? और अगर ऐसा है तो उस समाधान को हटाने से क्या मूल समस्या हल होती है या चुनौतियों का एक नया दौर शुरू होता है?